अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम डियर स्टूडेंट्स बखैर आफियत हैं। स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हमारी गुफ्तगू एक्स-रेज के यूजेस पर होगी कि एक्स-रेज कहाँ और कैसे यूज़ की जाती हैं। एक्स-रेज का एक मॉडर्न डे यूज़ मेडिकल की फील्ड में जिसका नाम सीटी स्कैन आपने अक्सर सुना हुआ। कैसे होता है आज देखेंगे। इस सीटी स्कैन को कैट स्कैनर कहते हैं। कैट स्कैनर किस चीज़ का मुखफ़फ़, किस चीज़ की एब्रीविएशन है, हम आज डिस्कस करेंगे। इसी के साथ एक्स रेज के कुछ बायोलॉजिकल इफेक्ट्स भी, ह्यूमन बॉडी के ऊपर आने वाले इफेक्ट्स भी मैं आज के इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा। इतना ही नहीं डियर स्टूडेंट्स, आज ही के इस लेक्चर में हम अनसर्टेनिटी विद इन द एटम के नाम से एक छोटा सा टॉपिक है हमारी बुक में, इसी से आगे उसको भी डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सफ़र है थोड़ा सा लंबा, बगैर किसी ताख़ीर के गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरेज पढ़ तो नहीं है, अब एक्सरेज के बाद हमें आगे बढ़ना है और एक्सरेज के यूजेस को डिस्कस करना है, जैसे कि मैं भी आपको बता चुका हूँ। एक्सरेज के क्या इस्तेमालात, क्या यूजेस हो सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा। डियर स्टूडेंट्स, हम एक्सरेज के यूजेस को उस वक्त समझ सकते हैं जब हमें एक्सरेज की प्रॉपर्टीज का इल्म हो। मैं जब एक्सरेज का टॉपिक स्टार्ट किया था तब बता चुका था कि एक्सरेज की प्रॉपर्टीज क्या हैं। कहा था कि एक्सरेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इनकी एनर्जी बहुत हाई होती है और इनकी वेवलेंथ बहुत शॉर्टर होती है। सो एक्सरेज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ। तो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि इनकी वेवलेंथ बहुत शॉर्टर है, एनर्जी बहुत हाई है, देन दे आर कैपेबल ऑफ पेनिट्रेटिंग फ्यू सेंटीमीटर्स इनटू द सॉलिड। तो फिर ये कुछ डेप्थ तक, कुछ सेंटीमीटर्स तक, डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी, सॉलिड के अंदर पेनिट्रेट कर सकती हैं, सॉलिड के अंदर जा सकती हैं। आप एक्स रेज की एनर्जी बढ़ाते चले जाएंगे, एक्स रेज की पेनिट्रेशन इनटू द सॉलिड बढ़ती चली जाएगी। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इन एक्स रेज की पेनिट्रेशन इनटू द सॉलिड से हमें क्या फायदा हो सकता है? हमें ये फायदा हो सकता है कि हम वो जगह जो ओपेक है, जो लाइट से देखी नहीं जा सकती, आम ऑर्डिनरी रोशनी से नहीं देखी जा सकती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ एक्स रेज से इल्यूमिनेट करके देख सकते हैं। Yes, dear students, we can see the interior of the material using X-rays. हम X-rays को इस्तेमाल करते हुए किसी भी मटेरियल का इंटीरियर स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अब चाहे वो इंटीरियर स्ट्रक्चर किसी बोन का हो या किसी स्ट्रक्चर्ड स्टील का हो। मिसाल के तौर पे डियर स्टूडेंट्स, आपने हड्डियों का, बोन्स का एक्सरे जिंदगी में कभी ना कभी शायद करवाया हो, या अगर करवाया नहीं तो होता हुआ फैमिली में किसी का जरूर देखा होगा। अगर होता हुआ भी नहीं देखा तो एक्सरे ग्राफ, जो पिक्चर फाइनल आपके सामने आती है, वो यकीनन देखी होगी। वो पिक्चर कुछ इस तरह की होती है। अब डियर स्टूडेंट, सवाल ये पैदा होता है कि ये एक्सरे ग्राफ आखिर कैसे ऑब्टेन किया जाता है और इस एक्सरे ग्राफ से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। डियर स्टूडेंट्स, जब भी किसी बॉडी पार्ट का एक्सरे लेना होता है तो हम क्या करते हैं, उस बॉडी पार्ट के पीछे एक फोटोग्राफिक प्लेट रखते हैं, फोटोग्राफिक फिल्म रखते हैं, और उस बॉडी पार्ट के सामने एक एक्सरे का सोर्स रख देते हैं। यानी मैं ये कह सकता हूं कि दैट ऑर्गन और दैट बॉडी पार्ट इज हेल्ड इन बिटवीन द सोर्स एंड द फोटोग्राफिक फिल्म। अब होता क्या है डियर स्टूडेंट्स, एक्स-रेज कैन डार्कन द फोटोग्राफिक फिल्म। ये फोटोग्राफिक फिल्म इनिशियली ब्राइट होती है, ट्रांसल्यूसेंट सा मटेरियल होता है। डियर स्टूडेंट्स, जब भी इसके ऊपर जाके एक्स-रेज टकराती हैं तो एक्स-रेज अपनी एनर्जी की वजह से इस फोटोग्राफिक फिल्म को डार्क, काला कर देती हैं, ब्लैक कर देती हैं। अब होगा क्या, जब एक्स-रेज लेट्स से इस बॉडी पार्ट में से पास करेंगी तो जो फ्लैश है बॉडी में, गोश्त है, ये लाइटर एलिमेंट्स का बना है। इसमें से एक्स-रेज ज़्यादा तादाद में गुजर सकती हैं। जब गुजर के पीछे जाएंगी तो इस सारे हिस्से को डार्क कर देंगी और
कंपैरेटिवली जो हमारी बोन्स हैं वो हैवियर मेटल्स की, हैवियर एलिमेंट्स की बनी है, यानी कि एक्स रेज का हमारी बोन्स में से गुजरना थोड़ा सा मुश्किल है। इसी वजह से डियर स्टूडेंट्स, एक्स रेज चूंकि हमारी बोन्स में से नहीं गुजर पाती, तो इस हाथ के पीछे, इस बॉडी के पार्ट के पीछे जो भी फोटोग्राफिक फिल्म रखी जाएगी, जहां जहां पर बोन्स होंगी वहां पर लेस डार्क अपीयर होगी, लेस ब्लैक अपीयर होगी। इसका मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक कंट्रास्ट या डिफरेंस ऑफ कलर्स के फॉर्म में एक इमेज आ जाएगा। कहीं पर खुदा न खास्ता अगर हड्डी में क्रैक या फ्रैक्चर हुआ, तो उस फ्रैक्चर वाले एरिया में से भी एक्स रेज पास कर जाएंगी और वो एरिया भी डार्क हो जाएगा। इस कंट्रास्ट की मदद से हम देख सकेंगे कि एग्जैक्टली फ्रैक्चर कहाँ पे है, फ्रैक्चर को लोकेट कर सकेंगे, फ्रैक्चर की इंटेंसिटी को देख सकेंगे, फ्रैक्चर की डेप्थ को देखा जा सकेगा। और ना सिर्फ ह्यूमन बॉडीज में बोन्स का एक्सरे किया जाता है, बल्कि स्ट्रक्चरल स्टील का भी एक्सरे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स, मैं स्टूडेंट्स को एग्जाम्पल दिया करता हूँ कि एक बहुत बड़ा एरोप्लेन है। एरोप्लेन इज अ वेरी सेंसिटिव क्राफ्ट, मतलब इतना सेंसिटिव है कि अगर बाल से भरी क्रैक भी उसकी सरफेस पे या उसकी बॉडी में कहीं पे डेवलप हो जाए, वेल्डिंग की जगह पे जहाँ पे वेल्ड किया जाता है उसे, या जहाँ पे रिवर्ट या बोल्ट्स लगाए जाते हैं, वहाँ पे माइनर सा क्रैक भी अगर आ जाए डियर स्टूडेंट्स, तो जब इतनी हाई वेलोसिटी पे ऊपर हवा में उड़ रहा होता है, तो इतनी हाई वेलोसिटी पे प्रेशर डिफरेंस की वजह से पूरे का पूरा प्लेन तबाह हो सकता है और कई 100 जाने जा सकती हैं। तो अब इसकी मेंटेनेंस और इसकी एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी बहुत माइक्रो लेवल का क्रैक भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है, नेकेड आई इतने छोटे क्रैक को या इतने छोटे होल को एग्जामिन नहीं कर सकती। तो ऐसे में भी हम जिस जगह पे वेल्डिंग करते हैं या जिस जगह पे कोई मैकेनिकल टूल इस्तेमाल किया जाता है एयरक्राफ्ट में, फिर उसका एक्सरे एग्जामिनेशन किया जाता है। एक्सरे एग्जामिनेशन में सेम उस पार्ट के एक तरफ फोटोग्राफिक फिल्म और दूसरी तरफ आप एक सोर्स रखते हैं। जब एक्सरेज उस सोर्स में से निकल के एयरक्राफ्ट के उस पार्ट में से होती हुई फोटोग्राफिक प्लेट पर जाकर टकराती हैं, तो एक इमेज आता है डार्क और ब्राइट एरियाज की फॉर्म में। उसको देख के अंदाजा हो जाता है कि यहाँ पर कोई क्रैक है या नहीं। ये इमेज बिल्कुल ह्यूमन बॉडी की बोन्स के एक्सरे ही की तरह का होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो चंद बातें एक्सरे के यूजेस की। स्टूडेंट्स, यहाँ पर बात खत्म नहीं करते। देखिए, विद द पैसेज ऑफ टाइम टेक्नोलॉजीज इन्वेंट होती हैं, फिर मजीद वक्त गुजरने के साथ साथ जो टेक्नोलॉजीज इन्वेंट हुई होती हैं वो ऑब्सलीट होना शुरू हो जाती हैं, और मजीद कुछ बेहतर टेक्नोलॉजीज ऐड अप होना शुरू हो जाती हैं उस पुरानी ऑब्सलीट हुई हुई टेक्नोलॉजी को अपडेट करने के लिए। इसी तरह से एक्सरे से हम इंटरनल बॉडी के पार्ट्स का इमेज तो हासिल कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गौर से सुनिएगा। बट यहाँ पे एक्सरे का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक ये है कि एक्सरे के इमेज से जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है। देखिए, अगर आप अपनी फैमिली में किसी का एक्सरे ग्राफ देखें, तो आप उस एक्सरे ग्राफ से कुछ बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हासिल नहीं कर सकते। उस एक्सरे ग्राफ को समझने के लिए सिर्फ एक्सपर्ट्स या डॉक्टर्स ही मौजूद हैं, और बाज़ औक़ात उस एक्सरे ग्राफ में इतनी भी इंफॉर्मेशन नहीं होती कि डॉक्टर्स भी एग्जैक्ट क्रैक तक पहुंच सकें या एग्जैक्ट फ्रैक्चर को लोकेट कर सकें या फ्रैक्चर की इंटेंसिटी का अंदाज़ा कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं ये कह सकता हूँ कि सिंपल एक्सरे ग्राफ या एक सिंपल एक्सरे इमेज इज नॉट सफिशिएंट टू गिव ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। तो फिर क्या किया जाए? फिर एक और नई टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है बेहतर तौर पे एग्जामिनेशन करने के लिए बॉडी का,
डियर स्टूडेंट्स, आपने मूवीज में कभी ऐसी मशीन तो देखी होगी, इस डोनट और बड़े गोल से एक ऑब्जेक्ट के अंदर, मशीन के अंदर पेशेंट को ले जाया जाता है उसका एग्जामिनेशन करने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, इसे सिटी स्कैन भी कहते हैं। ये सिटी स्कैन का वर्ड गलतुल आम है, ये यहाँ तो सी टी स्कैन है, दैट इज नॉट सिटी, दैट इज सी टी स्कैन। यहाँ ये प्रोसेस कैट स्कैन कहलाता है। यस डियर स्टूडेंट्स, इसकी पूरी जो एब्रीविएशन है वो कैट स्कैन है। अब कैट स्कैन किस चीज को एब्रीविएट कर रहा है? डियर स्टूडेंट्स, कैट स्कैन स्टैंड्स फॉर कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। अब कंप्यूटराइज्ड एक्सियल और टोमोग्राफी से क्या मुराद है, इसे भी आगे चलते चले जाएंगे तो देखते जाएंगे इसका फायदा क्या और ये करती क्या, पहले जरा ये देख लें। डियर स्टूडेंट्स, ये जो कैट स्कैन है ये एक कन्वेंशनल एक्सरे इमेज की तरह, एक्सरे ग्राफ की तरह एक शीट के ऊपर इमेज नहीं देती, एक शीट के ऊपर एक्सरे ग्राफ नहीं दे देती कि जी ये एक्सरे ग्राफ है, आप इसमें फ्रैक्चर तलाश कर लें कहाँ पे। इसमें ग्राफ ऐसा नहीं आता। इसमें जो इमेज या जो ग्राफ आता है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज थ्री डायमेंशनल। थ्री डायमेंशनल होता है, यानी कि आप उसे हर एंगल से, हर डायमेंशन से, ऊपर से नीचे से रोटेट करके देख सकते हैं। और ये ग्राफ, ये इमेज आपको कंप्यूटर पे मिलता है, क्योंकि इसमें कंप्यूटर इन्वॉल्व है, इसलिए इसे कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी कहते हैं। अब एक्सियल टोमोग्राफी से क्या मुराद है वो भी आगे शेयर करता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसमें ज्यादा बेटर क्वालिटी का इमेज, ज्यादा डिटेल्ड इमेज, थ्री डायमेंशनल इमेज चूंकि हासिल करना चाहते हैं तो हम एक ऑर्डिनरी, एक यूजुअल एक्सरे स्कैन की बजाय कैट स्कैन, कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी का स्कैन यूज किया करते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, ये ज्यादा बेहतर और थ्री डायमेंशनल किस तरह से? डियर स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये कि इसमें जो कलर कंट्रास्ट है, कलर डिफरेंस है, वो भी एक ऑर्डिनरी एक्सरे स्कैन से बेटर है, क्योंकि ऑर्डिनरी एक्सरे स्कैन पे एक फोटोग्राफिक शीट के ऊपर जाके एक्सरेज ने टकराना है। अब जितनी इंटेंसिटी फोटोग्राफिक शीट पर टकराने वाली एक्सरेज की होगी उतनी ही ज्यादा डार्क एक्सरे शीट होगी, यानी कि अगर आप ज्यादा अच्छा इमेज एक्सरे का फोटोग्राफिक शीट पे ऑब्टेन करना चाहते हैं तो आपको बहुत हाई एनर्जी की एक्सरेज यूज करनी पड़ेगी। अब हाई एनर्जीज की एक्सरेज अल्टीमेटली पेशेंट को भी नुकसान पहुंचाती हैं। तो इसीलिए डियर स्टूडेंट्स, हम यहां पर फोटोग्राफिक प्लेट की बजाय डिटेक्टर्स यूज करते हैं। सो अब पेशेंट के एक तरफ एक्सरे का सोर्स है और दूसरी तरफ हंड्रेड्स ऑफ डिटेक्टर्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये डिटेक्टर्स फोटोग्राफिक फिल्म से कहीं ज्यादा सेंसिटिव हैं, यानी बहुत थोड़ा सा चेंज इन द रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे भी ये डिटेक्ट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, देखिए यहां पर एक पेशेंट इस डोनट नुमा मशीन में गया। ये जो डोनट जैसी एक मशीन है ये कैट स्कैनर कहलाता है। अब ऊपर बॉडी के एक तरफ एक्सरे सोर्स है और दूसरी तरफ डिटेक्टर्स हैं। ये सोर्स और डिटेक्टर्स इस डोनट में रोटेट किए जा सकते हैं। तो इस बॉडी पार्ट की थ्री डायमेंशनल इमेज के लिए हर डायरेक्शन पर ये डिटेक्टर और सोर्स रोटेट किए जाएंगे और हर, जुमला बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर डायरेक्शन से इमेजेस ली जाएंगी। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत सारी हाई कंट्रास्ट वाली इमेजेस लेकर फिर इन्हें जोड़ा जाएगा और एक थ्री डायमेंशनल इमेज तैयार कर ली जाएगी। ये जो थ्री डायमेंशनल इमेज तैयार की गई है, चूंकि ये छोटे छोटे मुख्तलिफ इमेजेस को मिलाकर तैयार की गई है, इसीलिए इसे टोमोग्राफी कहते हैं। टोमो का मतलब होता है स्लाइसेस और ग्राफी का मतलब पिक्चर्स, यानी ऐसी पिक्चर जिसे स्लाइसेस यानी छोटे छोटे दूसरे टुकड़ों से जोड़कर बनाया जाए, टोमोग्राफी कहती है।
तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने एक 3 डायमेंशनल इमेज जो है वो छोटे छोटे स्लाइसेस को जोड़कर मिलाई है, इसलिए ये टोमोग्राफी टेक्निक कहला रही है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इमेजिन कीजिए कि आप सुबह जब ब्रेड खरीद के लाते हैं तो ब्रेड के तमाम स्लाइसेस टेबल पर बिखेर दें, टेबल पर स्प्रेड कर दें। अब हर एक स्लाइस एक पिक्चर है उस ब्रेड की, उन्हें अगर आप सबको जोड़ दें तो आपके पास एक पूरी की पूरी ब्रेड आ जाएगी। दैट ब्रेड इज द फाइनल इमेज और 3 डायमेंशनल इमेज, जिसे आप हर तरफ से रोटेट करके देख सकते हैं। इसी तरह से जो फाइनल इमेज आई है वो छोटी छोटी इमेजेस को जोड़ के 3 डायमेंशनल इमेज है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये बात भी क्लियर करता चलूं, कंप्यूटराइज तो समझ में आ गया क्योंकि कंप्यूटर इन्वॉल्व हो रहा है इसमें। जो फाइनल इमेज हमें शो करवा रहा है, जो डिटेक्टर्स को ऑपरेट कर रहा है वो कंप्यूटर है, और स्लाइसेस को जोड़ के पिक्चर बनाई जा रही है तो टोमोग्राफी कहलाएगी। एक्सियल क्यों कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे सोर्स और ये डिटेक्टर्स एक एक्सिस के गिर्द चूंकि रोटेट किए जा सकते हैं, इसी वजह से इसे कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी कहा जाता है, बिकॉज सोर्स एंड डिटेक्टर्स आर रोटेटेड अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी यानी कैट स्कैन की सारी टेक्निक थी जो मैंने आपके सामने रखी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट और टेक्निकल बात, ये कैट स्कैनर ट्यूमर्स को इवन दो के बोन डेंसिटी में जहां पर 1% का भी डेंसिटी डिफरेंस हो वो भी डिटेक्ट कर लेता है, ट्यूमर्स को डिटेक्ट कर सकता है, एबनॉर्मेलिटीज इन स्ट्रक्चर डिटेक्ट कर सकता है, हत्ता कि मैंने जैसा से भी बताया कि जहाँ पे दो बोन्स के दरमियान डेंसिटी डिफरेंस ऑफ जस्ट 1% हो, ये वो भी डिटेक्ट करके आपको बता सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो वो बातें थी जहां तक हमने ये देखा कि एक्स रेज कैसे बेहतरी के लिए, बेटरमेंट के लिए, इंसान की, मैनकाइंड की बेनिफिट के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, एक्स रेज का एक नुकसान भी है, हर अच्छी चीज का एक दूसरा रुख भी हुआ करता है। अब एक्स रेज दे आर वेरी एनर्जेटिक, इसी एनर्जेटिक नेचर की वजह से उन्हें इंटीरियर स्ट्रक्चर के इमेज देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इनकी यही एनर्जी इंसान के लिए खतरनाक भी हो सकती है। डियर स्टूडेंट्स, चूंकि एक्सरेज आर वेरी एनर्जेटिक, जब ये एक्सरे के दौरान ह्यूमन बॉडी के ऊपर टिश्यूज के साथ टकराती हैं तो टिश्यूज के H और OH फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस कर देती हैं बॉन्ड्स तोड़ के। सो बिकॉज ऑफ दीज हाई एनर्जी एक्सरेज, द टिश्यूज inside the human body will undergo the breakage of bonds। आप जानते हैं कि बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए एनर्जी दरकार है, ये एक्सरेज बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। एनर्जी मिलने पर, बॉन्ड्स टूटने पर हाइड्रोजन और OH फ्री रेडिकल्स जनरेट हो जाते हैं। ये रेडिकल्स हाईली रिएक्टिव हैं, अल्टीमेटली दे विल कॉज ट्यूमर। ना सिर्फ ये माय डियर स्टूडेंट्स, बल्कि इसके अलावा अगर किसी सेल को एक्सेसिव एक्सरे का एक्सपोजर दे दिया जाए तो डियर स्टूडेंट्स व्हाट विल हैपन, हो सकता है कि वो सेल डाई ना करे, सेल डैमेज हो जाए। अब डैमेज्ड शुदा सेल एक डेड सेल से ज्यादा खतरनाक है। एक डैमेज्ड सेल अनकंट्रोलेबली डिवीजन के थ्रू बढ़ता चला जाता है, इसकी सेल डिवीजन का मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से डियर स्टूडेंट्स अल्टीमेटली ये कैंसर में तब्दील हो जाता है। तो एक्सरेज आपने देखा कि ये कैंसर भी कर सकती हैं। डियर स्टूडेंट्स, जहां पर ये कैंसर कर सकती हैं वहां पर अगर फाइनली, इंतहाई फाइनली फोकस्ड बीम ऑफ एक्सरेज हो तो वो इन कैंसीरियस सेल्स को किल भी कर सकती हैं। बहुत हाई एनर्जी है, तो अगर आप एक्स रेज को इंतहाई फोकस्ड वे में एक कैंसेरियस या ट्यूमर वाले एरिया पर फॉल करवाएं तो वो जो डैमेज सेल हैं, जो अनकंट्रोलेबली डिवाइड हो रहे हैं, उन्हें मारा भी जा सकता है, उन्हें किल भी किया जा सकता है, जिसकी वजह से ये एक्सरेज ट्यूमर या कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बाज़ औक़ात एक्सरेज का जो नुकसान है
वो इस कदर खामोश कुन होता है कि बज़ाहिर एक्सेसिव एक्सरेज के एक्सपोजर की वजह से बॉडी में कोई चेंज फील नहीं हो रहा होता, लेकिन जो हमारे डीएनए में मौजूद जेनेटिकल इंफॉर्मेशन है जो नस्लों तक ट्रांसफर होती है, जैसे कि मुझ में मेरे पेरेंट्स की कुछ खसूसियात हैं, हो सकता है मेरे बालों का रंग मेरे पेरेंट्स से आया हो, मेरी आंखों का रंग मेरे पेरेंट्स से आया हो, मेरी हाइट मेरे पेरेंट्स से आई हो। इसी तरह से मेरी औलाद में मेरी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो जानी हैं वो जेनेटिकल इंफॉर्मेशन के तौर पे डीएनए में स्टोर होती है। ये एक्सेसिव एक्सरेज का एक्सपोजर उस जेनेटिकल इंफॉर्मेशन को भी डिस्टर्ब कर देता है। अगर जेनेटिकल इंफॉर्मेशन डिस्टर्ब हो जाए तो बज़ाहिर पेशेंट को तो कोई चेंज फील नहीं होता, लेकिन जो उसकी ऑफ स्प्रिंग्स हैं उनमें बहुत स्वेयर किस्म के चेंजेस और डैमेजेस बाय बर्थ मौजूद रहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थोड़ी सी बात हमने एक्सरेज पे की। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ आई हैं और क्लियर हुई हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब इसके बाद जो थोड़ी सी गुफ्तगू और है इससे अगले टॉपिक की अनसर्टेनिटी विद इन एन एटम की, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ग्लास बोर्ड पे। तो चलिए गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब आप एक कदम और आगे बढ़ चुके हैं एक्सरेज के यूजेस, कैट स्कैनर और बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एक्सरेज के बाद जो हमारी अगली गुफ्तगू है दैट इज द अनसर्टेनिटी विद इन द एटम। अनसर्टेनिटी विद इन द एटम से क्या मुराद है? आप थोड़ा सा पीछे आइए, चैप्टर नंबर 19 में भी आपने एक ऐसा ही टॉपिक देखा था, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग ने दो तशवीश अनसर्टेनिटीज का इजहार किया था। हाइजेनबर्ग कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए उसका मोमेंटम और उसकी पोजीशन इकट्ठे साइमल्टेनियसली फाइंड आउट नहीं किए जा सकते। जब भी आप पोजीशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसका मोमेंटम वो नहीं रहता जो इनिशियली होता है। अगर आप उसके मोमेंटम को कंजर्व रखना चाहते हैं, मोमेंटम को चेंज नहीं करना चाहते, तो फिर उसकी पोजीशन को मेजर नहीं किया जा सकता। सो पोजीशन और मोमेंटम साइमल्टेनियसली मेजर नहीं किए जा सकते। जब भी आप इन्हें साइमल्टेनियसली मेजर करने की कोशिश करेंगे इनमें एक अनसर्टेनिटी रहेगी एंड दैट इज इक्वल्स टू एच प्लैंक्स कांस्टेंट। अगर आप प्रिसाइजली इस इक्वेशन को लेट्स से इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, इसे लिखें तो आप लिख सकते हैं डेल्टा पी डेल्टा एक्स, यानी मोमेंटम और पोजीशन की अनसर्टेनिटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू h ओवर 2 पाई। डियर स्टूडेंट्स, इस h ओवर 2 पाई को क्या कहा जाता है? दिस h ओवर 2 पाई इज वंस अगेन अ कांस्टेंट, क्योंकि h एक कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, 2 पाई भी एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट ओवर कांस्टेंट इट विल गिव यू अनदर कांस्टेंट जिसे हम h कट कहते हैं। इससे आप वैसे तो वाकिफ हो चुके हैं चैप्टर नंबर 19 में। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो यूं लिखी जा सकती है, डेल्टा पी डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू h कट। डियर स्टूडेंट्स, ये रिलेशन मैंने जो भी आपके सामने यहाँ पे लिखा, जिसे रिलेशन नंबर 2 कह रहा हूँ, ये सिर्फ मैंने इस टॉपिक को थोड़ा सा रिकॉल करवाने के लिए लिखा कि हम इस टॉपिक को चैप्टर नंबर 19 में गो थ्रू कर चुके हैं। मुझे यकीन है कि आपने बहुत डिटेल से ये टॉपिक पढ़ा होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इसी हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को इस्तेमाल करेंगे और प्रेडिक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू करने लगा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। चाहे रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल हो चाहे बोहर का, चलिए रदरफोर्ड की पहले बात कर लेते हैं। रदरफोर्ड ने भी हमें यही कहा था कि द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द एटम इज न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, और फिर वो कहता है कि वो इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूअसली एनर्जी रेडिएट करता है और फिर न्यूक्लियस पे गिर जाता है। ये बात रदरफोर्ड ने की थी। लेकिन अगर आपको याद हो तो बोहर ने क्या कहा था? बोहर ने भी कुछ बात इसी तरह की थी कि सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। हाँ, बस बोहर ने ये जरूर कहा था कि इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। स्टूडेंट्स, मैंने यहां पर
रदरफोर्ड और बोहर में एक सिमिलैरिटी खींचने की कोशिश की है। वो क्या? चाहे रदरफोर्ड हो चाहे बोहर हो, दोनों की बात एक लिहाज से सिमिलर इस तरह से है कि दोनों कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर मौजूद है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर मौजूद है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में किसी सूरत मौजूद नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इस बात पर कैसे यकीन करेंगे कि वाकई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व कर रहा है? इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी यानी इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस में पाए जाने के चांसेस कतई नहीं है, जीरो है। अब इस बात को आप या मैं हम कैसे तस्लीम करें? हम डियर स्टूडेंट्स हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करेंगे और ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में रिजाइड कर सकता है या नहीं। तो चलिए लिखते हैं, what is the probability यानी chances of finding an electron inside a nucleus। so लिखते हैं probability of finding an electron in nucleus। डियर स्टूडेंट्स, हम हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का इस्तेमाल आखिर कैसे करेंगे? देखिए, बिल्कुल भी परेशानी की बात नहीं है। आप जानते हैं डेल्टा P इंटू डेल्टा X इज इक्वल्स टू H। स्टूडेंट्स, मोमेंटम किसके इक्वल आ जाएगा? डेल्टा P वुड बी इक्वल्स टू H ओवर डेल्टा X। अगर मैं इसे मजीद खोल के लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं mass times the velocity is h over delta x, या डेल्टा v is equals to h over delta x into m। अब आप यहां पे देखिए, मेरे पास एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे मैं इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकता हूं। अगर मैं बात करूं कि मैं इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में कन्फाइन करना चाह रहा हूं, तो न्यूक्लियस 10⁻⁻14 मीटर के साइज का है। यानी मैं एक इलेक्ट्रॉन को ऐसी पोजीशन में कन्फाइन करना चाह रहा हूं जिसका साइज 10⁻⁻14 मीटर। तो देखिए, अब मैं पोजीशन की वैल्यू इलेक्ट्रॉन की जानता हूं। आई वांट टू कन्फाइन एन इलेक्ट्रॉन इनटू द साइज ऑफ 10⁻⁻14 मीटर्स। तो इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को क्या होना चाहिए? h की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 है, हम सब जानते हैं। और डेल्टा x की वैल्यू हम इलेक्ट्रॉन को कन्फाइन करना चाह रहे हैं 10⁻⁻14 मीटर्स के छोटे से रकबे में, इस छोटे से एरिया में। हम 10⁻⁻14 के छोटी सी स्पेस में इलेक्ट्रॉन को कन्फाइन करना चाह रहे हैं और m की वैल्यू हो जाएगी 9.11 इंटू 10⁻⁻, जो कि 31 किलोग्राम्स है। तमाम वैल्यूज को पुट करें डियर स्टूडेंट्स, तो आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू आएगी 7.3 इंटू 10⁻10 मीटर्स पर सेकेंड। यानी कि इफ यू वांट टू कन्फाइन एन इलेक्ट्रॉन इनटू द न्यूक्लियस ऑफ साइज 10⁻⁻14 मीटर, तो उस वक्त इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को 7.3 इंटू 10⁻10 मीटर्स पर सेकंड के करीब होना पड़ेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर एक प्रॉब्लम है। क्या आप जानते हैं कि इस कायनात में मैक्सिमम वेलोसिटी किसकी है? मैक्सिमम वेलोसिटी इस कायनात में है स्पीड ऑफ लाइट। So the fastest thing in this world is light। और आप जानते हैं लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है? लाइट travels with the speed 3 into 10⁸ meters per second। So the velocity of light is 3 into 10⁸ meters per second। This is the maximum possible velocity। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में कन्फाइन करना चाह रहे हैं 10⁻⁻14
मीटर्स के ऑर्डर की स्पेस में कन्फाइन करना चाह रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को मूव करना पड़ेगा विद द वेलोसिटी ऑफ 7.3 into 10 raised to the power 10 meters per second. यानी कि the electron here should move faster than the light in order to reside in the nucleus. So ये मुमकिन नहीं है. So nothing is faster than light. तो लिहाजा इलेक्ट्रॉन 7.3 into 10 raised to power 10 meters per second के वेलोसिटी को अचीव नहीं कर सकता. लिहाजा अगर अचीव नहीं कर सकता तो फिर ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में रिजाइड भी नहीं कर सकता. सो मैं यहां पे ये बात लिखना चाहता हूं, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट अटेन द velocity of 7.3 into 10 raised to the power 10 meters per second because it is greater than speed of light. So electron cannot reside inside a न्यूक्लियस. लिहाजा फिर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में रह भी नहीं सकता. सो ये बात तो आपने न्यूक्लियस के एतबार से सीख ली डियर स्टूडेंट्स. नाउ एटम में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? याद रखिए ये सारे का सारा एक एटम है. इस एटम में ये न्यूक्लियस है. तो न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन नहीं है. एटम में यानी न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है वो भी फाइंड आउट करते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन एटम. अब हम एटम में इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, नॉट इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड एन एटम. सेम अप्रोच हम यूज करेंगे. डेल्टा पी डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एच. तो डियर स्टूडेंट्स मैं यहां पे लिख सकता हूं एम डेल्टा वी डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एच. सो डेल्टा वी वुड बी इक्वल्स टू एच ओवर एम डेल्टा एक्स. डियर स्टूडेंट्स यही इक्वेशन जो हमने पहले यूज की थी फिर इस्तेमाल की जाएगी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को विद इन एन एटम फाइंड आउट करने के लिए. डियर स्टूडेंट्स अब हम अगर एटम के साइज की बात करें तो डेल्टा एक्स की वैल्यू हुआ करती है 5 into 10 raised to the power -11 मीटर. तकरीबन एक हाइड्रोजन का एटम जो 0.053 नैनोमीटर्स का है, अगर आप उसे लिखें तो 5 into 10 raised to the power -11 मीटर्स लिखा जा सकता है. सो द साइज ऑफ एन हाइड्रोजन एटम इज तकरीबन ये 5 into 10 raised to the power -11 मीटर्स के इक्वल है. अब आप देखना चाहते हैं कि इस साइज में क्या इलेक्ट्रॉन रिजाइड कर सकता है या नहीं. तो डियर स्टूडेंट्स कोई परेशानी की बात ही नहीं है. हम इसे क्वेश्चन नंबर 3 कह देंगे. ये आज के लेक्चर की क्वेश्चन नंबर 3. इस इक्वेशन में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो डेल्टा वी वुड बी इक्वल्स टू एच की वैल्यू 6.63 into 10 raised to the power -34 और फिर से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 into 10 raised to the power -31 और डेल्टा एक्स इज 5 into 10 raised to the power -11. माय डियर स्टूडेंट्स तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या आ जाएगी? अगर आप इन तमाम वैल्यूज को कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो जवाब आएगा 1.46 into 10 raised to the power 7 meters per second. डियर स्टूडेंट्स नाउ इफ यू फोकस हियर, अगर आप यहाँ पर गौर करें तो ये वेलोसिटी की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट से कम है, यानी कि ये वेलोसिटी की वैल्यू अचीवेबल है. ये
इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी अचीव कर सकता है। तो यहां पर बहुत सिंपल सी बात जो आपको सीखनी है कि जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस, तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होनी चाहिए 10⁻10 मीटर्स पर सेकंड के ऑर्डर की, जो कि बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस रिजाइड नहीं कर सकता एट एनी कॉस्ट। लेकिन जब आप बात करते हैं इनसाइड एन एटम की, जब हम बात करते हैं इनसाइड एन एटम की, तो हम ये कह रहे होते हैं एटम के अंदर मगर न्यूक्लियस के बाहर, क्योंकि न्यूक्लियस में तो रिजाइड नहीं कर सकता। तो इनसाइड एन एटम और आउटसाइड द न्यूक्लियस, the velocity of electron should be 1.46 into 10 to the power 7 meters per second, which is less than the speed of light, and it is achievable by an electron. लिहाजा इलेक्ट्रॉन reside कर सकता है inside an atom but not inside the nucleus. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इस तरह से अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कि वो कहाँ पाया जा सकता है फाइंड आउट करने की कोशिश की है। सो आज के इस लंबे सफर में उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। एक्सरेज से गुफ्तगू का आगाज किया, एक्सरेज की प्रॉपर्टीज, एक्सरेज के यूजेस, कैट स्कैनर और फिर एक्सरेज की बायोलॉजिकल इफेक्ट्स। ये सब कुछ करने के बाद इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को फाइंड आउट करना। उम्मीद करता हूं कि फ्रॉम द वेरी स्टार्ट टिल नाउ आप चीजें समझ चुके हैं। अपना बेहद ख्याल रखें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।